वेलकम टू द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि लूसेंट जीके का प्रैक्टिस सेट प्लस है ना थ्योरी सेट कर रहे थे, तो आज हम लोग का लूसेंट का थ्योरी सेट रहेगा 26। इससे पहले हम लोग 25 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो आज हम लोग पहले 26 सेट को डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में हम लोग का रहेगा है ना आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से पहला टॉपिक हमारा रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर पॉलिटी को करेंगे, पॉलिटी के बाद फिर हमारा करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत में हमारा जो टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी कि उत्तरकालीन में जो मुगल सम्राट हुए हैं, मुगल सम्राट, उसका हम लोग पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, तो हम लोग आधुनिक भारत को देख रहे थे, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि उत्तराधिकार युद्ध में, यानी कि उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, उस समय गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछेगा, बताइए कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल शासक का साथ दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिए थे? बहादुर शाह का साथ दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का लिस्टिंग किया हुआ है ना। तो पहला जो है अवध, अवध जो है का संस्थापक मुगलों से अलग हो गए और उनका संस्थापक कौन है? शहादत खां। बी में हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो है चिनकिलिच खां या फिर निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये होगा। और थर्ड नंबर में है रुहेलखंड, रुहेलखंड का जो संस्थापक होंगे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां होंगे। 4 नंबर बंगाल, बंगाल का जो संस्थापक है मुर्शिद कुली खां है। कर्नाटक के कौन है? सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारा सवाल क्या पूछेगा कि पहला ही सवाल पूछेगा, बताइए कि चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क निम्नलिखित में से किस है ना किस शासन में हमारा जो है किस क्षेत्र को अलग करवाए थे। तो हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो याद रखिएगा जो चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क हैं वो हैदराबाद को क्या करवाए थे? अलग प्रांत बनाए थे, मुगलों के चुंगल से छुटा के। इसके अलावा सवाल पूछा सकता है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन है। तो बंगाल के है ना जो हमारा पूछ रहा है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन है? बंगाल को स्वतंत्र मुगलों से स्वतंत्र करने वाला कौन है? तो मुर्शिद कुली खां। ये सब क्या है कि फेमस सवाल है। नोट में देखिएगा, कहता है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि मुगल सम्राट में जो है मोहम्मद शाह ने शहादत खां को क्या चीज का उपाधि दिए थे? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिए थे। इसके अलावा शहादत खां का असली नाम जो था मीर मोहम्मद अमीन था। क्या था? शहादत खां का असली नाम क्या है? मीर मोहम्मद अमीन था। अगला कहता है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा कहता है कि बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को हम लोग क्या कहते थे कि शाहे बेखबर से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जहांदार है ना, जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी कि जहांदार शाह जो है अपने शासन काल में एक वैश्या थी जिनका नाम था लाल कुमारी, कहीं पर लाल कुंवर भी नाम लिखा गया है, लाल कुंवर। ठीक है, तो उनको क्या थे कि किसी को, जैसे आप देखिए राजा का काम होता है कि कोई भी चीज का डिसीजन लेना, लेकिन इनको एक अधिकार दे दिया गया था लाल कुंवर यानी कि लाल कुमारी को कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में देखेंगे तो सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है।
फिर आगे कहता है कि जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अब देखिए लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये है ना, अब देखिए कि कोई भी राजा जो है अपना पावर किसी एक वैश्या को दे देना एक प्रकार से क्या है, लंपट मूर्ख है। इसीलिए जहांदर शाह को क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। कहता है कि 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। अब देखिए यहीं से तो मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो गया। 1715 में जब शिष्टमंडल, अब शिष्टमंडल होता क्या है कि शिष्टमंडल एक प्रकार का ग्रुप होता है जो कहीं पर भी यात्रा करते हैं और उसका एक मुख्य जो सुरमन नेतृत्व करता रहता है, जैसे कि जॉन सुरमन यहाँ पर शिष्टमंडल का था, तो वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ से कुछ है ना घूमने के लिए भी पर्पस से आए थे। तो शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया और यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में कब आया, 1717 में। यह शिष्टमंडल पहले भारत पहुंचा 1715 में, उसके बाद फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचे 1717 में। अब उस समय क्या था ना कि फर्रुखसियर का एक जो क्या बोल सकते हैं कि उसका पैर में या फिर कहीं शरीर के एक अंग में क्या हुआ था, घाव हो गया था, जानलेवा घाव। उस जॉन सुरमन के जो शिष्टमंडल था उसमें एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर क्या था कि उसको इलाज करवाए थे। कि आगे वही चीज लिखा हुआ है कि जब फर्रुखसियर आया था तो उस समय जो फर्रुखसियर थे जानलेवा घाव से पीड़ित था और इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन। अब याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछ सकता है कि जो फर्रुखसियर का जो इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था और इससे खुश होकर इसने है ना अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्का को मान्यता प्रदान किया। अब यहीं से गड़बड़ी हो गया मुगल साम्राज्य का, है ना। अब फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब देखिए यहां से रिलेटेड सवाल क्या क्या बन सकता है, तो सोचिए कि जब कहेगा कि फर्रुखसियर के दरबार में अंग्रेजी शिष्टमंडल कब पहुंचा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1717। और जब जो फर्रुखसियर के दरबार में अंग्रेजी शिष्टमंडल पहुंचा 1717 में, लेकिन 1715 में भारत आने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेता कौन था ये पूछेगा तो जॉन सुरमन। अब फर्रुखसियर को मुगल वंश का क्या कहा जाता है, तो घृणित कायर कहा जाता है। इसके अलावा सवाल पूछ सकता है कि फर्रुखसियर का इलाज करने वाला अंग्रेजी डॉक्टर का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है हैमिल्टन नाम था। फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दिए गए अधिकारों को घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछ सकता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, कहता है कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना किए हैं। अब देखिए एक संगीतकार के रूप में जो है मोहम्मद शाह ने क्या किए हैं, अनेक ख्यालों की रचना किए हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है कि तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। देखिए तुरानी सैनिक, अब पूछेगा कि तुरानी सैनिक हैदर बेग की हत्या कौन किए थे, तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। एक तुरानी सैनिक थे जो नाम था हैदर बेग, जो कि 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली की क्या कर दिए, हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। अब देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। कहता है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, है ना, इसको याद रखिएगा, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने किए थे। अगला पॉइंट हमारा है कि ईरान यानी कि फारस के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक जो थे मोहम्मद शाह था।
नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि बताइए ईरान का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान, है ना, क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। इसके अलावा देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है कि नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, पिकॉक थ्रोन, यानी मयूर सिंहासन को क्या कर लिया था, लूट लिया था तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। अब देखिए नादिर शाह जो थे, है ना, उस समय क्या किए थे कि 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको हम लोग मयूर सिंहासन के भी नाम से जानते हैं, मयूर सिंहासन, है ना, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा को फारस वापस लौट लेके चला गया। अब तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन रहेगा तब, मोहम्मद शाह। कहता है कि शाह आलम द्वितीय, यानी कि जिसको हम लोग अली गौहर के भी नाम से जानते हैं, कि शासन काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि बताइए कि अंग्रेजों जब दिल्ली पर कब्जा किए थे उस समय किसका शासन चल रही थी, तो शाह आलम द्वितीय का शासन चल रहा था 1803 में। 1803 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उस समय शाह आलम द्वितीय का यानी कि अली गौहर का शासन चल रहा था। अब यहाँ अगला पॉइंट कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना, 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अब देखिए पानीपत 3 बार हुआ, तो पहला बार पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पहला बार पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी, है ना, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में, जो कि किसके बीच में हुआ था, देखेंगे कि दूसरा जो हमारा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें मुगल शासन के मजबूत मिली थी, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और 1500 यानी कि 1761 में जो हुआ तीसरा, ये देखिएगा फर्स्ट बार हुआ, ये सेकेंड बार हुआ, और थर्ड में हमारा 1771 में हुआ, जो कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दावली की सेना के साथ में हुआ था। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। देखिए नोट में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है कि अहमद शाह अब्दावली का वास्तविक नाम अहमद खां, इसने 8 बार, अब ये याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दावली का वास्तविक नाम अहमद खां है, और जिन्होंने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन हुए, पहला बहादुर शाह, दूसरा जहांगीर, तीसरा हमारा फारुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। सबका यहाँ पर काल दिया हुआ है, यानी कि क्रम में। तो सबसे पहले देखेंगे बहादुर शाह है सो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहे, जहांगीर 1712 से 1713 तक, और फारुखसियर 1713 से 1719 तक, और मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह देखेंगे तो 1748 से 1754 तक, और आलमगीर द्वितीय देखेंगे 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय देखेंगे तो 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय को देखेंगे तो 1806 से लेकर 1837 तक। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो है 1837 से 1857 तक इनका शासनकाल रहा। अब देखिए इस तरह का सवाल कैसे पूछेगा कि बोलेगा कि 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक कौन था, तो देखिएगा 1707 से 1712 तक कौन थे, तो बहादुर शाह। इसके अलावा पूछेगा कि 1712 से 1713 ईस्वी तक मुगल शासक कौन था, तो जहांगीर शाह था। 1713 से 1719 तक कौन शासक था, तो फारुखसियर था। 1719 से 1748 तक कौन था, तो कौन सा, मोहम्मद शाह था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछेगा अहमद शाह अब्दावली, इनकी अहमद शाह अब्दावली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो 8 बार आक्रमण किए थे। देखिएगा गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था, यह पॉइंट आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया एवं कहां पर भेज दिए, रंगून भेज दिए।
लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। याद रखिएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से हीरा महल कौन बनवाए थे, तो बहादुर शाह जफर बनवाए थे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि हयात बख्श, याद रखिएगा, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में ही स्थित है ना। हयात बख्श बाग जो कि है लाल किला दिल्ली में भी स्थित है, यानी कि वहीं पर स्थित है हयात बख्श बाग। ठीक है, कहां पर है, लाल किला दिल्ली में। अब देखिए हम लोग हिस्ट्री को तो कर लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटीम को। देखिए हम लोग पॉलिटी में आज का टॉपिक है हम लोग का जम्मू कश्मीर को एक विशेष संवैधानिक दर्जा, जो कि अनुच्छेद 370 में मेंशन था। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित था और विवादित भी रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला देखेंगे कि अनुच्छेद 370 के क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 के फर्स्ट में ख में क्या लिखा हुआ है कि बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, यानी कि संसद की शक्ति यानी कि संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं है, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है तो संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही एक प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगा। यानी कि साफ मतलब में समझिए कि जम्मू कश्मीर जो था धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटने से पहले पूरी तरह से एक अपना है ना संविधान लागू करता था। केवल 2-3 पॉइंट को छोड़ के बाद बाकी सब, यानी कि कोई भी नियम कानून बनाना हो तो जम्मू कश्मीर के जो भी वहां सरकार रहते थे उनसे पहले राय लेना पड़ता, तब जाके राष्ट्रपति वहां पर कोई नियम को या राष्ट्रपति घोषित कर सकता था। आगे देखिएगा, कहता है कि विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। यानी कि वहां के जो सरकार होंगे उनका सहमति होना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 370 के फर्स्ट में ग में भी क्या मेंशन किया हुआ है कि भारतीय संविधान को 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। पहला अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अब देखिए अनुच्छेद 1 में हमारा क्या मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत का है ना, भारत एक संघ राज्य है। अनुच्छेद 1 में हमारा क्या लिखा हुआ है कि भारत का नाम और राज्य क्षेत्र, और धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 में ये मेंशन किया हुआ है कि स्पेशल इसको जो कि हमारा अलग से जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 370 के प्रथम के घ में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने के निर्कुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम बनाए गए हैं। पहला, अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा 2 नंबर में हमारा क्या कहता है कि जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित है वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 370 के 2 में इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके, ये भी मेंशन है। अनुच्छेद 370 के 3 का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, यदि किया जा सकता है तो उसका विधि क्या होगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवाद तथा सुधारों के साथ परिवर्तन में रहेगा जो भी निर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसे अधिसूचना
तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा में इस आशय की सिफारिश की हो। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार। अब अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार थे, उस अधिकार को समझिए। अभी तो फिलहाल 370 जो है यानी कि अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया है ना, जो कि 2019 में ऐसा किया गया है। अब देखिए कि इसमें हमारा जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान एवं ध्वज था। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ का जम्मू कश्मीर में नागरिकता है और कहीं दूसरी जगह भी नागरिक हो सकते हैं, ये प्रावधान था, है ना, धारा 370 को हटाने से पहले। अब प्रदेश में बाहर के लोग को यहाँ जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिल लेने का अधिकार नहीं था। अब देखिए धारा 370 हटने से पहले क्या था कि वहां कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, कोई फॉर्म नहीं कर सकता है, और वहां यदि कोई कॉलेज है या फिर कितना ही बड़ा कॉलेज है तो वहां पर अन्य राज्य के लोग वहां पर दाखिला नहीं करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल देखिएगा तो पहले हमारा 6 साल का होता था और भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी, जिसमें हमारा रक्षा, विदेश के मामले और संचार के अलावा किसी कानून को भी करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। तो मात्र 3 है ना क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं कि कानून बना सकते हैं। यह संविधान में लिखा हुआ है कि रक्षा के क्षेत्र में, विदेश के क्षेत्र मामले में और संचार के क्षेत्र में। इसके अलावा कोई भी विधि बनाना है यानी कानून बनाना है तो वहां के राज्य सरकार से राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो कहता है कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसकी पति की भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। यही सबसे ज्यादा जबरदस्त पॉइंट था, जो कि हमारा पाकिस्तानी लोग अधिकतर क्या होते थे कि कश्मीरी महिला से शादी कर लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी पुरुष कश्मीर के महिला से शादी कर लेगा तो उसका क्या होगा कि यहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाता। लेकिन कश्मीर की महिला यदि पाकिस्तान के महिला पुरुष से शादी कर लेता है तो जो हमारा यानी कि महिला का जो कश्मीरी का जो था उसका नागरिकता उसका खत्म हो जाता। अगला आप देखेंगे कहता है राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने की प्रावधान था। यानी कि उस राज्य में यदि किसी तरह से इमरजेंसी लगता है तो वहां राष्ट्रपति शासन नहीं राज्यपाल शासन लगाए जाते थे। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होते थे। देखिएगा कि वहां पर रणवीर दंड संहिता लागू होता था, तो आईपीसी का धारा वहां पर काम नहीं करता था, वहां पर काम करता था तो रणवीर दंड संहिता। बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना मतदान कर सकता था और ना ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक साधारण राज्य कोई है तो वैसे में क्या होगा कि वहां का विधानसभा चुनाव है तो वहां पर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन बाद हमारा क्या है, बिहार में चुनाव होने वाला है। यदि आपको मन करता है कि हम वहां बिहार में एक विधायक कोई भी विधानसभा सीट से हम अपना खड़ा हो जाएंगे और चुनाव को लड़ सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई संविधान नहीं था, जो कि आप वहां पर रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति ना तो वहां चुनाव में खड़ा हो सकता है ना ही चुनाव में भाग ले सकता है, यानी कि नहीं वोट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को फैसले मान्य नहीं होते थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वहां कोई वैल्यू नहीं था। आगे देखेंगे तो कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। अब देखिए यह एक ऐसा समय है जब धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाने का समय है। अब 2019 में आप जानते हैं कि एनडीए गठबंधन का सरकार था, यानी कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी का सरकार चल रही थी। उस समय क्या हुआ कि राज्यसभा में है ना जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 2019। राज्यसभा में 5 अगस्त को एवं लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति
दी गई। इस डेट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली सवाल आ सकते हैं। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब दो हिस्से होंगे, एक तो होगा जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर होगी, और दूसरा जो होगा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह होगी। अब जम्मू कश्मीर जो होगा वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारा लद्दाख होगा जिसकी राजधानी लेह है, यहाँ पर टोटली क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा और वो राष्ट्रपति के अधीन रहेगा, ठीक है। अब कहता है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के ए के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू है ना एवं RK माथुर है। यानी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है, GS मुर्मू, और लद्दाख के कौन हो जाएंगे, RK माथुर। देखिए आगे पॉइंट में हमारा क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्य को मनोनयन यानी कि मनोनीत किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों में निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था, ये याद रखिएगा। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा और तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। पहले देखेंगे कि जो अनुच्छेद 370 नहीं हटने से पहले क्या था कि वहां जम्मू कश्मीर का अपना एक तिरंगा माने कि झंडा होता था, यानी कि ध्वज होता था। लेकिन अब क्या है कि हमारा जो भारत का ध्वज है ना, तिरंगा, वही उनको मानना पड़ेगा। यदि किसी भी व्यक्ति, वहां के व्यक्ति है ना, ध्वज का अपमान करते हैं तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि IPC धारा लगाया जा सकता है, ठीक है। अब कहता है देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, यानी कि अब आप चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी आप जमीन खरीद सकते हैं। तो जाइए आप वहां पर जमीन खरीदिए। सबसे पहले आप जॉब प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या, बिहार में, पटना में, जहां आपको जमीन खरीदना है। भाई लोग तो मंगल ग्रह में जमीन खरीद रहा है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है, तो जम्मू कश्मीर में भी आप क्या कर सकते हैं, आप खरीद बिक्री जमीन का कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापार कर सकेगा, नौकरी पा सकेगा, है ना, वहां के लड़कियों से शादी कर सकेगा, ये भी है ना, ये धारा 370 हटने के बाद है ना सुनिश्चित हो गया है। अब कहता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल का पद होगा और राज्य की पुलिस केंद्र अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS और IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे और किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला की अधिकारों और नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कोई भी महिला जो है कहीं अन्य जगहों में शादी कर लेते हैं तो उनका नागरिकता वहां का खत्म हो जाता था, अब नहीं होगा। आगे कहता है कि अब यहाँ राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा। सबसे पहले वहां पर किसी भी तरह से इमरजेंसी लगता था तो राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल यानी राज्यपाल शासन लगता था, लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 200 यानी कि 356 लगाया जा सकता है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। यानी कि आप किसी भी तरह के कहीं का भी नागरिक है यानी कि भारत के अंतर्गत, तो वो वहां का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में भाग भी ले सकता है, यानी कि मतदान कर सकते हैं। अगला कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। तो अब याद रखिएगा ये डेट को, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना 2019 लागू हो गया है। तो लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। यानी कि अब आप पूछेगा कि है ना जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में कब पास हुए, तो 5 अगस्त, ठीक है, और लोकसभा में हमारा 5 अगस्त और राज्यसभा में 6 अगस्त। याद रखिएगा 5 अगस्त को हुआ हमारा लोकसभा में और राज्यसभा में 6 अगस्त को पारित हुआ। और लागू कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। आगे देखिएगा कहता है कि
6 मार्च 2020 को भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सेवा के निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने 26 महीने के रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में निर्धारण का एक काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई। इनमें से 6 सीटें जम्मू एवं 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश के विधानसभा की 90 सीटें हो गई और इस 7 सीटों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला और इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। इनमें से कश्मीर के संभाग में 3 सीटें और प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया। प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे और लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होंगे। ये हमारा देखिएगा, तो लोकसभा का जम्मू कश्मीर में जितना भी सीट है वो सभी का सभी क्या है, सामान्य सीट है, यानी कि जनरल सीट है। अगला पॉइंट देखेंगे तो परिसीमन आयोग को कुछ अन्य सिफारिशें जो थे, परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें तथा पीओजे के विस्थापितों के लिए भी कुछ सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। ये सीटें पूर्व में विधानसभा की निर्धारित 90 सीटों के अलावा होगी और कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए अवश्य होगा, यानी आरक्षित होगा। इन पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार भी दिए जाएंगे। अब नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो कि 26 अक्टूबर 1947 को बना है, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे और करंट अफेयर हम लोग वार्षिकांक 2025 को देख रहे हैं, है ना, वन लाइनर है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा राज्य सरकार की योजनाएं। अब राज्य सरकार में बहुत सारे योजनाएं अलग अलग राज्यों में चल रही है, तो आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं 2023 और 24 में लॉन्चिंग किया गया है। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में पहला जो हमारा है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। अब इस डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना का मेन उद्देश्य क्या है, तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच के लिए, है ना, ये बनाया गया है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। यानी इसमें क्या होगा ना कि किसी भी तरह से कहीं पर से भी आप क्या करेंगे कि डिजिटल एक गाड़ी, मैंने मोबाइल आपका गाड़ी रहेगा और वहीं पर डायरेक्ट क्या होगा कि डिजिटली, है ना, एक गांव में क्या होगा कि डिजिटल सेंटर बनाया जाएगा और वहां ऑनलाइन जिस प्रकार से आपका बीमारी रहेगा उस प्रकार से ऑनलाइन परामर्श डॉक्टर के थ्रू आपको दिया जाएगा। ये कौन सा सरकार स्टार्ट किए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छा योजना चला रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब इसके तहत दी जाने वाली राशि 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की है। अब देखिए ये योजना पहले भी चलती थी जिसमें 15,000 दी जाती थी, लेकिन अब क्या है कि उसको, है ना, 10,000 की राशि को इंक्रीजमेंट करके 25,000 देने की घोषणा की गई है। अगला है हमारा पंचामृत योजना। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, पंचामृत योजना जो चला रही है, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का उपयोग करना इसका मेन उद्देश्य है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये भी उत्तर प्रदेश में चल रही है और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु ये शुरू किया गया है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें हमारा गौवंशीय पशुओं को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसान को आमदनी दोगुनी करने के लिए स्टार्ट की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना देखेंगे तो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक अनाथ श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु दी जा रही है। इसके अलावा देखेंगे मध्य प्रदेश में, है ना, तो अब देखिएगा कि अभी वर्तमान में यूपी का चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, ये आपको याद रखना है। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं मध्य प्रदेश, है ना, तो मध्य प्रदेश में जो कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जो है ये लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसके तहत गरीब बहनों को
प्रोत्साहन राशि यानी कि प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखेंगे कि जितने भी अभी भारत में राज्य हैं, लगभग राज्य क्या हो रहा है कि महिलाओं को कुछ सम्मान राशि दिया जा रहा है। जैसे कि झारखंड में आप देखेंगे कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 से लेके 50 साल की है ना महिलाओं को क्या किया जा रहा है, 2500 रुपये की प्रत्येक महीना जो है दिया जा रहा है, यानी कि साल में आपको 30,000 रुपया लगभग दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो मोहन यादव। कौन है, मोहन यादव, इसको याद रखना है। तो वर्तमान में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव हैं और उनके द्वारा यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इससे पहले इनके पहले भी कार्यक्रम चल रही हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके अंतर्गत क्या है, ये योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है और इसके तहत चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, अब देखिए ये एमपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसानों को खेतों से सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर यानी कि 3 HP का मोटर आपको दिया जाएगा। 50% सब्सिडी यानी कि 100 रुपया दाम है मोटर का, तो आपको 50 रुपया आपको देना होगा। यदि मान लीजिए कि 1 लाख रुपया मोटर का दाम है तो 50,000 आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा देखेंगे मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना। मॉब लिंचिंग की घटना के से पीड़ित व्यक्ति या मौत हो जाने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अब मॉब लिंचिंग क्या होता है कि दो समुदाय में आपस में किसी भी तरह से लड़ाई होता है या फिर है ना वैसा पीड़ित हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वैसे फैमिली को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है। ई स्कूटी योजना, अब देखिए ई स्कूटी योजना के तहत हमारा क्या कहता है कि इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मतलब मैट्रिक में यदि आप एक अच्छा नंबर लाते हैं, टॉप लेवल में जाते हैं, तो वैसे छात्र छात्राओं में से एक को क्या किया जाएगा कि स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आपको क्या कहता है कि इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या कहता है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद, मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा बच्चा है जिसकी है ना 18 वर्ष है और 18 वर्ष के बाद कोई बच्चा का पिताजी मर जाता है या गार्जियन नहीं रहता है, तो वैसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह क्या की जाएगी, सहायता दी जाएगी। और ये तब तक दी जाएगी जब तक वो अपने स्टेबल में खड़ा ना हो जाए, यानी अपने पैर में खड़ा ना हो जाए। अब देखिए छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख योजनाएं जो चल रही हैं। मुख्यमंत्री वंदना योजना, इसके तहत क्या होगा कि राज्य के 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा विष्णुदेव साई है। कौन है, विष्णुदेव साई। अब इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, अब राज्य महिला आयोग द्वारा महिला के अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ाने हेतु ये लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री महिला जो न्याय रथ योजना है, ये क्या होगा कि गांव गांव में ये रथ यानी कि एक बस होगी, उसके साथ वो चलेगी और किसी भी तरह से महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, अब मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि क्या होगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत आपको घर ही जाएगा डायरेक्ट, और घर में जाने के बाद जो भी सरकारी योजना है उसको डायरेक्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट वहां पर पास करा सकते हैं, जो कि यदि आप उस लायक होंगे तो ग्रामीण आवास न्याय योजना, अब देखिए ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि एक राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना, यानी कि इस राज्य में यदि किसी का घर नहीं है तो इस ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आपको घर प्रदान किया जाएगा, यानी कि एक सहयोग राशि दिया जाएगा। जैसे कि आपका झारखंड में अभी अबुआ आवास योजना चल रही है जिसमें 2 लाख प्लस
आपको क्या किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। लगभग 2.5 लाख रुपये मिलती है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा उड़ीसा सरकार। अब उड़ीसा सरकार कुछ योजनाएं लाए हैं, जिनका पहला योजना है सुभद्रा योजना, दूसरा है अभादा योजना। अब सुभद्रा योजना क्या है, इसका उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, उड़ीसा का अभी वर्तमान सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी। कौन है, मोहन चरण मांझी। देखिए उड़ीसा सरकार यानी कि देखेंगे तो सुभद्रा योजना आपको देख लिए, अभादा योजना, इसके तहत सरकार ने पूरी को यानी कि देखेंगे उड़ीसा में पूरी है और पूरी विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी कि पूरी को विश्व धरोहर बनाना है, वहां का मंदिर को या फिर आसपास के जगहों को सुधार करना है। तो उसके लिए उड़ीसा सरकार जो है 1000 करोड़ रुपए की अलग से बजट पास किए हैं। एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य है उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास कराना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा लागू किया गया है। अम्मा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकाय में लगभग 2000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प हेतु ये योजना लागू किया गया है। अब कहता है मो जंगल जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच में वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु यह योजना लाया गया है। तो देखिएगा उड़ीसा सरकार अभी लगभग 1-2 यानी कि सुभद्रा योजना, अभादा योजना, एकाम्र योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, अम्मा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना चलाया जा रहा है। अब देखिए कर्नाटक में, अब कर्नाटक में क्या है कि गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना चलाया जा रहा है। अब गृह लक्ष्मी योजना के तहत क्या है कि इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति 2000 रुपये सहायता मिलेगी। और अब अन्न भाग्य योजना के तहत आप देखेंगे तो इसके तहत लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय किया जाएगा, यानी कि 5 किलो चावल के बदले उसको पैसा ही दिया जाएगा। ये अच्छा योजना है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिला राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यानी कि शक्ति योजना के तहत क्या होगा कि महिला जो होंगी सरकार के द्वारा जो बस चलाई जाएगी उसमें मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। देखिएगा कर्नाटक के वर्तमान अभी सीएम जो है हमारा सिद्धारा मैया, देख लीजिए इसको, सिद्धारा मैया है ना, वर्तमान हमारा सीएम है सिद्धारा मैया। अब देखिए गुजरात, अब गुजरात का सीएम आप बताइए कि गुजरात का सबसे पहले तो आप सीएम बताइए कि सीएम, तो देखिएगा गुजरात का जो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल अभी क्या है, वर्तमान में सीएम है। इसमें देखेंगे तो श्रमिक बसेरा योजना और सोनी योजना चला रहे हैं। तो बसेरा योजना में इसके तहत राज्य के श्रमिक को 5 रुपये प्रतिदिन आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर भी काम करने जाते हैं और वहां आपको 10 दिन का काम है या 20 दिन का काम है, तो वैसे में आपको रूम रेंट नहीं लेना होगा, सरकारी आवास होगा, तो उसको 5 रुपये प्रतिदिन के उपलब्ध कराया जाएगा। वहां आप 5 रुपये में एक दिन रह सकते हैं। मान लीजिए 10 दिन है तो 10-5-50 है ना, यानी कि 50 रुपया में आप 10 दिन वहां पर रह सकते हैं। सोनी योजना के तहत क्या है, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरत की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु दिया जाएगा। यानी कि दिन में देखेंगे कि किसान लोग को दिन में लाइट की जरूरत है और रात में लाइट मिलता है, तो वैसे में क्या है, दिक्कत है, किसानों को क्या होगा कि सिंचाई कराने में समस्याएं आती है। तो उसके तहत सोनी योजना के तहत क्या किया गया है कि सिंचाई के लिए किसानों को एकदम सुचारू रूप से बिजली दिया जाएगा। अब देखिए झारखंड में कुछ योजना चलाया जा रहा है। तो झारखंड में देखेंगे कि अभी वर्तमान में हम लोग का जो सीएम है ना, हेमंत सोरेन है, ठीक है, और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या है कि ये 21 से नहीं, अब ये 18 से 50 वर्ष की आयु के महिला को 1000 नहीं, अब 2500 रुपये की राशि मिलेगी। और अबुआ आवास योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है। तेलंगाना में देखेंगे तो अभय हस्तम योजना चल रहा है। नौकरी के अवसर पर डेटा एकत्र करके भर्ती प्रक्रिया में आसान बनाने हेतु
शुरू किया गया है। उसके बाद है आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन कल्याणकारी योजना को लागू किया जा रहा है। तो देखिएगा तेलंगाना का जो हमारा सीएम है, तो तेलंगाना का सीएम कौन है? रेवनाथ रेवनाथ रेड्डी। ठीक है, रेवनाथ रेड्डी जो है वर्तमान में तेलंगाना के क्या है? सीएम है। देखिए इसके अलावा हम लोग को राजस्थान में कुछ योजनाएं चल रही हैं। वो हमारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तमिलनाडु में चल रहे हैं कैलेगनार महिला पात्रता योजना। महाराष्ट्र में चल रही है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना और नमो शेतकरी महासम्मान योजना, लेक लड़की योजना। हरियाणा में देखेंगे तो हर घर घर गृहिणी योजना चल रही है। और दूसरा हमारा चिराग योजना, फिर है अगला चारा बिजाई योजना, और हमारा चौथा है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ये हरियाणा में चल रही है। इसके अलावा गोवा में देखेंगे तो गृह आधार योजना चल रही है। आंध्र प्रदेश में जगन्ना अम्मा बोडी योजना है ना, और YSR मत्स्य भरोसा योजना चल रही है। उत्तराखंड में देखेंगे उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, और उत्तराखंड में ये योजना चल रही है हिम प्रहरी योजना, और ए हेल्प कार्यक्रम चलाई जा रही है उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। अब इसके अलावा देखेंगे तो हमारा लद्दाख में जो है ये कुनुस्योन योजना चलाई जा रही है। असम में निजुत मोइन योजना चलाया जा रहा है, और स्वनिर्भर नारी योजना अरुणोदय 2.0 योजना चलाई जा रही है। बिहार में मिशन दक्ष क्या चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। पंजाब में देखेंगे तो लोक मिलनी योजना और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोडक्ट जो है वो पंजाब में चलाया जा रहा है। त्रिपुरा में देखेंगे तो CM 7 योजना और CM चाय श्रमिक कार्य कल्याण प्रकल्प योजना चलाई जा रही है। इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारे योजनाएं अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग है ना इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो हमारा 26 नंबर रहेगा, और आप उसमें देखिएगा कितना क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।